अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती है। इसमें हम आपको बताएंगे 5th जनरेशन वॉर क्या है और ये कैसे लड़ी जाती है और किस तरह पाकिस्तान इसका शिकार हो रहा है। दोस्तों, इंसान ने ज़माने कदीम से ही दूसरी अक़वाम पर हावी होने और दूसरों के वसाइल पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की है। अपने अहदाफ को पाने और दूसरों पर हुक्मरानी करने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़े को भी इस्तेमाल किया है। दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई जुल्म या नाइंसाफ़ी का अंसर ज़रूर होता है। माहिरीन ने इस जंग व जदल को 5 अदवार की जनरेशन में तकसीम किया है। पहली जनरेशन की जंगी हिकमत अमली में एक बड़ी और जिस्मानी तौर पर सख्त और मजबूत फ़ौज को अहम समझा जाता है, जो आमने सामने लड़ा करती थी और इस किस्म की जंगों में हदफ सिर्फ फौज होती थी और मकामी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाता था, और जो जीत जाता था वो दुश्मन के इलाके और वसाइल पर कब्जा कर लेता था। दूसरी जनरेशन की जंगी हिकमत अमली में तोपखाने का इस्तेमाल शुरू हुआ और भारी गोलाबारी करके दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके अपनी फौज को दाखिल किया जाता था और जंग जीती जाती थी। उसके बाद ज़माना आया तीसरी जनरेशन का। तो 3rd जनरेशन जो वॉर थी उसमें जदीद हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा और ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी महाज़ों पर जारिहत करके भरपूर तरीके से दुश्मन को निशाना बनाकर कमज़ोर किया जाता था और अपने अहदाफ को हासिल किया जाता था। चौथी नस्ल की जंगी हिकमत अमली में बराह रास्त हथियारों से जंग करने से पहले दुश्मन को रियासती तौर पर कमज़ोर किया जाता है, उसके बुनियादी और इंतज़ामी ढांचे को अंदरूनी एजेंट्स के ज़रिए नुकसान पहुंचाया जाता है और फिर फ़ौजी हिकमत अमली से दुश्मन के इलाकों और वसाइल पर कब्ज़ा किया जाता है। अब बात करते हैं 5th जनरेशन वॉर की, जो हमारा मेन टॉपिक है। 5th जनरेशन वॉरफेयर पिछली तमाम जनरेशन से मुख्तलिफ और ख़तरनाक है और आज के दौर में बहुत ही कामयाब भी समझी जाती है। इस जंग का अव्वलीन मकसद अवाम को गुमराह करना और उनके माइंड पर कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो ये किया जाता है कि पहले अपने आप को माशी, सियासी, समाजी और टेक्नोलॉजी में बेहतर किया जाता है और फिर दुश्मन को इन महाजों पर गैर फाल किया जाता है। बेसिकली इस किस्म की वॉर में 4 तरीक़ों पर काम किया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। इस तरीके के मुताबिक मकामी आबादी के दिमागों को कंट्रोल किया जाता है। लोगों में गैर यकीनी, खौफ, डिसइंफॉर्मेशन, लालच और नफरत पैदा की जाती है। इस मकसद के हुसूल के लिए सोशल मीडिया को भी यूज़ किया जाता है और समाजी इंतशार पैदा किया जाता है। किसी भी मजहबी या हसास मौजू पर कोई पोस्ट पब्लिश कर दी जाती है जिस पर लोग गैर ज़रूरी तकरार और दलाइल या बहस शुरू कर देते हैं और फिर उनमें 2 तबके बन जाते हैं, एक मुखालफत में और एक फेवर में, जिससे चाहते और ना चाहते हुए दिल में बुग़्ज़ और नफरत पैदा होती है और समाजी तकसीम भी पैदा होती है। इस हिकमत अमली को मज़ीद तक़वियत पहुँचाने के लिए रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को भड़काया जाता है और उनकी अपनी ही फ़ौज, सियासतदान और एजेंसीज़ के लिए नफरत और दूरी पैदा की जाती है। नंबर 2, सियासी और माशरती इंतशार फैलाना। इस हिकमत अमली के तहत मुल्क में होने वाले सियासी और मकामी वाक़यात को बुनियाद बनाकर लोगों में इंतशार पैदा किया जाता है, जिससे महरूमी और नाइंसाफ़ी का अंसर जन्म लेता है और इस तरह जलती पर तेल छिड़कने का काम किया जाता है। मसलन मजहबी एहतजाज, अपोजिशन के हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज, महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी मुज़ाहरे और दीगर वाक़यात में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुदाखलत करके रियासत और उसके इदारों को गैर फाल करने की कोशिश की जाती है। यह हिकमत अमली इसलिए भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि अवाम को ऐसा लगता है कि वो शायद अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। अगर एहतजाज कामयाब हो जाए तो सूरत में रियासत कमज़ोर होती है और अगर मुज़ाहरे नाकाम हो जाएं तो लोगों में मज़ीद मायूसी और नफरत पैदा हो जाती है, यानी दोनों जानिब से ही फ़ायदा मिल जाता है। नंबर 3, मईशत को कमज़ोर करना। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के माशी इदारों में मौजूद करप्ट लोगों को ऊपर लाया जाता है, उनको ख़रीदा जाता है, मुल्की मफाद के मंसूबों में ताख़ीर करवाई जाती है या उनको रोका जाता है। गैर मुनाफा बख्श जो स्कीम्स हैं उन मंसूबों में
سرمایہ کاری کروائی جاتی ہے، ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں اضافہ، کرنسی کی ڈی ویلیویشن، بجٹ کے خسارے کا اضافہ وغیرہ کر کے معاشی طور پر ملک کو کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ملک کے بیرونی اور اندرونی جو قرضے ہیں ان کو بھی بڑھایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہوتا ہے اور وہ انحصار کرنے لگتا ہے بیرونی قرضوں کے اوپر، جس کی مثال IMF یا ورلڈ بینک ہے، اس سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی جو شرائط ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے جو خارجہ پالیسی ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے، اور اس طرح ملک جو ہے وہ معاشی اور مالیاتی طور پر اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتا، لوگوں کا روزگار ختم ہونے لگتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ملکی خزانہ خالی ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، فوجی اور دفاعی برتری۔ اس طریقے میں اپنی فوج کو ٹیکنیکل بنیادوں پر دشمن سے مضبوط کیا جاتا ہے، جدید ترین میزائل سسٹم، ڈرون کا استعمال، سیٹلائٹ کے ذریعے دشمن پر نظر رکھنا، دشمن کی سپلائی لائن کاٹنا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اہم اداروں کی خفیہ اور اندرونی معلومات کو ہیک کرنا، سسٹم میں وائرس داخل کرنا، اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے 5th جنریشن وار، اور پاکستان بھی اس وار کا نشانہ بن رہا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو یا مغربی قوتیں، یہ کبھی اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے غلط پروپیگنڈا کرتی ہیں، کبھی NGOs کو متحرک کرتی ہیں، کبھی فنڈنگ اور ایجنٹس کے ذریعے جاسوسی کرتے ہیں اور پاکستان کو کمزور کرنے کی ناکام سازشوں میں مصروف ہیں، اور یہ جنگ ہر محاذ پر لڑ رہے ہیں، جسے سمجھنے اور اس پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے اس کو اس جنگ سے بچایا جائے اور ان کو صحیح پکچر پیش کی جائے، صحیح معلومات ان تک پہنچائی جائیں، اور ملک سے محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے، اور ان کے جو ذہن ہیں ان کو غلام ہونے سے بھی بچایا جائے اور دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بھی بچایا جائے۔ تو دوستوں آج تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔